नमस्ते दोस्तों। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो आज का भारत नहीं है। यह है लगभग 200 साल पुराना भारत, यानी 19वीं सदी की शुरुआत का भारत। यह वो भारत है जहां ना आजादी थी, न अपने फैसले खुद लेने का अधिकार। यह वो दौर था जब भारत की जमीन पर रहने वाले करोड़ों लोग अपने ही देश में पराये हो चुके थे। लेकिन इसी अंधेरे दौर में भारत की आत्मा जिंदा थी। गांवों में, खेतों में, बाजारों में और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और द अनसीन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम इतिहास की उन परतों को खोलते हैं जिन्हें वक्त ने जानबूझकर ढक दिया। तो चलिए एआई की आंखों से देखते हैं कि 1800 के दशक का भारत असल में कैसा था। 1800 की शुरुआत में भारत राजनीतिक रूप से पूरी तरह बिखर चुका था। मुगल साम्राज्य अब केवल नाम का रह गया था। दिल्ली में बादशाह मौजूद था, लेकिन उसकी सत्ता लाल किले की दीवारों से बाहर नहीं जाती थी। कभी जिस तख्त से पूरे हिंदुस्तान पर हुक्म चलता था, वही तख्त अब अंग्रेज अफसरों की अनुमति से सांस ले रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ताकतें थीं। कहीं मराठा शक्ति संघर्ष कर रही थीं, कहीं अवध का नवाब समझौतों में उलझा हुआ था, कहीं सिख साम्राज्य आखिरी बार मजबूती से खड़ा दिखाई देता था। लेकिन इन सभी शक्तियों के बीच एक नई ताकत चुपचाप पूरे भारत को अपने शिकंजे में ले रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन 1800 तक आते आते यह एक व्यापारिक संस्था नहीं बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन चुकी थी। इसके पास अपनी सेना थी, अपने कानून थे और अपने अफसर थे। भारत के कई राजा युद्ध हारकर या चालाक संधियों में फंसकर इस कंपनी के अधीन हो चुके थे। सत्ता अब तलवार से नहीं, कागज और कानून से चलाई जा रही थी। एआई से अगर उस दौर को देखें तो हमें एक अजीब दृश्य दिखाई देता है। अंग्रेज अफसर नक्शों पर भारत की जमीन नाप रहे हैं, टैक्स तय कर रहे हैं और भारतीय शासक अपने ही महलों में सीमित हो चुके हैं। राजा तो हैं, लेकिन सत्ता नहीं है। यही 1800 के भारत की सबसे बड़ी सच्चाई थी। 1800 के भारत में शहर तेजी से बदल रहे थे। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास अंग्रेजी सत्ता के केंद्र बन चुके थे। कलकत्ता उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी था। वहीं से पूरे भारत का प्रशासन चलाया जाता था। इन शहरों में अंग्रेजों ने यूरोपीय शैली की इमारतें खड़ी की। बड़े बंगले, चर्च, क्लब, सरकारी दफ्तर और छावनियां। लेकिन शहर दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक हिस्सा अंग्रेजों का था, साफ, चौड़ा, सुरक्षित और सुविधाओं से भरा हुआ। दूसरा हिस्सा भारतीयों का था, तंग गलियां, भीड़, गंदगी, बीमारियां और गरीबी। शहरों की चमक के पीछे भारतीय मजदूरों, कुलियों और कारीगरों की मेहनत छुपी हुई थी। एआई से देखें तो एक अंग्रेज अफसर घोड़े पर बैठा है और सड़क के किनारे भारतीय मजदूर सिर झुकाए काम कर रहे हैं। यही 1800 के भारतीय शहरों की असली तस्वीर थी। बाहर से आधुनिक, लेकिन भीतर से बेहद असमान। लेकिन 1800 के दशक का भारत असल में शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसता था। उस समय भारत की लगभग 80 से 85% आबादी गांवों में रहती थी। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, बैलों से चलने वाले हल और आसमान की तरफ देख देख कर दुआ मांगते किसान, यही गांवों की पहचान थी। खेती पूरी तरह मानसून पर निर्भर थी। बारिश समय पर हो जाए तो पेट भर खाना मिलता था, लेकिन अगर मानसून धोखा दे जाए तो भूख और अकाल तय था। तकनीक नाम की कोई चीज नहीं थी। किसान अपने अनुभव, मौसम और प्रकृति के भरोसे जिंदा थे। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था ने किसानों की हालत और भी खराब कर दी। चाहे फसल हो या न हो, टैक्स देना जरूरी था। कई जगहों पर जमीन नीलाम हो जाती थी। किसान कर्ज में डूबते चले जाते थे और पीढ़ियों तक उससे निकल नहीं पाते थे। एआई से देखें तो एक किसान सूखी जमीन को देख रहा है और सामने लगान वसूलने वाला खड़ा है। यही 1800 के भारत की सबसे आम और सबसे दर्दनाक तस्वीर थी। 1800 का भारत सुविधाओं से दूर था, लेकिन रिश्तों से भरा हुआ था। संयुक्त परिवार आम थे। दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक ही छत के नीचे रहते थे। लोग कम साधनों में जीना जानते थे।
कपड़े ज्यादातर हाथ से बुने होते थे। महिलाएं घर पर सूत काटती थीं, अनाज पीसती थीं और पूरा घर संभालती थीं। खाना साधारण था, दाल, चावल, रोटी और सब्जी। थी। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक था। ढाका की मलमल, बनारस की रेशमी साड़ियां और भारतीय हथकरघा पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने इस उद्योग को तबाह कर दिया। मशीन से बने ब्रिटिश कपड़े भारत में सस्ते दामों पर बेचे गए, जबकि भारतीय कपड़ों पर भारी टैक्स लगाया गया। कारीगर बेरोजगार हो गए और पीढ़ियों की कला टूटने लगी। एआई से विजुअलाइज करें, एक बुनकर जिसने पूरी जिंदगी कपड़ा बुना अब चुपचाप बैठा है और बाजार में अंग्रेजी कपड़े बिक रहे हैं। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं था, यह आत्मसम्मान की हत्या थी। इसी दौर में भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बेहद कमजोर थी। पारंपरिक गुरुकुल और मदरसे मौजूद थे, लेकिन आधुनिक चिकित्सा और साफ पानी की भारी कमी थी। हैजा, चेचक और प्लेग जैसी बीमारियां बार बार फैलती थीं। हजारों लोग इलाज के बिना मर जाते थे, फिर भी लोग हार नहीं मानते थे। गांवों में आपसी सहयोग और मदद की भावना मजबूत थी। संकट के समय पूरा गांव एक परिवार की तरह खड़ा होता था। इतने अत्याचारों के बावजूद भारत की संस्कृति और आस्था खत्म नहीं हुई। हवन में फूट पड़ी। सिपाही, किसान, राजा और आम लोग सबने मिलकर पहली बार अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिला दिया। इसके बाद कंपनी राज खत्म हुआ और सीधे ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। लेकिन आजादी की लड़ाई यहीं से शुरू हो चुकी थी। पूरे 1800 के दशक को एआई की आंखों से देखें तो यह भारत दुखी है, शोषित है, लेकिन टूटा हुआ नहीं है। यह वही भारत है जो सीख रहा था, बदल रहा था और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रहा था। इसी सदी के अंत तक आधुनिक शिक्षा, अखबार, रेलवे और राष्ट्रीय चेतना जन्म लेने लगी थी। यही चेतना आगे चलकर आजादी की लड़ाई की नींव बनेगी। दोस्तों, 1800 के दशक का भारत हमें यह याद दिलाता है कि आजादी अचानक नहीं मिली। उसके पीछे दर्द, संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों की कहानी है। यह वो भारत था जिसने सबसे अंधेरे दौर में भी अपनी पहचान, संस्कृति और आत्मा को जिंदा रखा। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनदेखी, अनकही और गहराई से महसूस होने वाली कहानियां पसंद हैं, तो दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली बार एआई से किस दौर का भारत देखना चाहते हैं। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा भारत के इतिहास की एक और दबी हुई परत के साथ।